नमस्कार। आज हम इतिहास के एक दिलचस्प पन्ने को खोल रहे हैं, सोमवंश। ये वो राजवंश है जिसने प्राचीन कलिंग, मैकेल और कांकेर जैसे क्षेत्रों पर आप कह सकती हैं एक गहरी छाप छोड़ी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं सोमवंश की कहानी, उनकी अलग-अलग शाखाएं कौन सी थीं, कौन से ताकतवर राजा हुए और उनकी विरासत क्या रही। जरूर। शुरुआत शायद हमें सबसे प्रभावशाली शाखा से करनी चाहिए, कलिंग के सोमवंशी। कलिंग वाले। हाँ, उनका जिक्र सबसे पहले आता है। हाँ, ये मुख्य रूप से देखिए 9वीं से 11वीं सदी के बीच सक्रिय थे। इनका शासन ओडिशा और आसपास के इलाकों पर फैला हुआ था, जैसे कोशल, कलिंग और उत्कल। अच्छा, 9वीं से 11वीं सदी। और सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये शासक अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते थे, मतलब अपना संबंध किससे जोड़ते थे। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। वो खुद को महाभारत के पांडवों का वंशज बताते थे। पांडवों का? अच्छा। जी, उनके अभिलेखों में बाकायदा पांडुकुल शब्द का इस्तेमाल मिलता है। इसका कोई खास मतलब था उस समय राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल। सोचिए, उस दौर में जब कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं, महाभारत जैसे महाकाव्य से जुड़ना, पांडवों से वंश बताना, ये उन्हें एक अलग ही पहचान और कह सकते हैं नैतिक अधिकार देता था। हाँ, ये बात तो है। स्थानीय राजाओं से ऊपर उठकर एक अखिल भारतीय पहचान बनाने की कोशिश। सही कहा। और इसी से जुड़ी हैं उनकी उपाधियां भी, जैसे महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय, उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। त्रिकलिंगाधिपति यानी तीनों कलिंगों का स्वामी। ये तो उनके बड़े प्रभुत्व को दिखाता है। निश्चित रूप से। तो ये सिर्फ वंश संबंध का दावा नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक बयान भी था। समझ गए। अच्छा, तो इस शक्तिशाली शाखा की नींव किसने रखी थी? संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे शिवगुप्त। शिवगुप्त। हाँ, और उनकी उपाधियां देखिए, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। ओह, ये तो बहुत बड़ी उपाधियां हैं। बिल्कुल। ये दिखाता था कि वो पूरी तरह स्वतंत्र थे, है ना, एक शक्तिशाली सम्राट, किसी के अधीन नहीं। और उन्होंने अपना राज्य कैसे बढ़ाया? उन्होंने दक्षिण कौशल का इलाका, कलछुरी शासक थे मुग्धतुंग, उनसे जीता था। तो शुरुआत ही विजय से हुई। अच्छा, तो शिवगुप्त ने नींव रखी। हाँ। लेकिन वो कौन से शासक थे जिन्होंने इस वंश को मतलब सचमुच ऊंचाई पर पहुंचाया? आपने जन्मेजय का नाम लिया था पहले। हाँ, महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय। उनका समय लगभग 880 से 920 ईस्वी के आसपास रहा। तो उन्होंने क्या खास किया? उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति उपाधि को सार्थक किया। दक्षिण कौशल और जो सिलपुर का क्षेत्र है, वहां अपनी शक्ति मजबूती से स्थापित की। और उनके बाद? उनके बाद आए महाशिवगुप्त प्रथम ययाति, लगभग 920 से 955 ईस्वी। ययाति प्रथम ने कौशल और उत्कल इन दोनों क्षेत्रों को मिला दिया। राज्य और भी संगठित हो गया। ययाति प्रथम, इनका नाम पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भी तो जोड़ा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये माना जाता है कि पुरी का जो विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, उसका पुनर्निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि ये शासक सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला, संस्कृति और धर्म के संरक्षक भी थे। सोचिए, आज भी लाखों लोग पुरी जाते हैं और उसकी कहानी कहीं ना कहीं इन सोमवंशी शासकों से जुड़ी है। सही कहा। अच्छा, ययाति प्रथम के बाद करीब एक सदी आगे चलते हैं। हाँ। महाशिवगुप्त तृतीय उद्योग केसरी का जिक्र है, लगभग 1040 से 1065 ईस्वी। तब तक क्या स्थिति थी? उद्योग केसरी भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अच्छा, उन्होंने भी? जी। और भुवनेश्वर का जो भव्य लिंगराज मंदिर है, उसका निर्माण संभवतः इन्हीं के काल में पूरा हुआ। वो आज भी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। लिंगराज मंदिर? हाँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा लगता है कि उद्योग केसरी शायद इस वंश के आखिरी बड़े महत्वपूर्ण शासक थे। उनके समय में चेदी राजा कर्ण के आक्रमण हुए। ओह, बाहरी आक्रमण। हाँ, और उन आक्रमणों ने इनकी शक्ति को काफी कमजोर कर दिया। धीरे धीरे इनका प्रभाव फिर घटने लगा। तो ये तो मुख्य कलिंग शाखा का एक तरह से उतार चढ़ाव रहा। लेकिन दस्तावेज में सोमवंश की और शाखाओं का भी जिक्र है, मेकल और कांकेर का। जी हाँ, बिल्कुल। मेकल शाखा तो इससे भी पुरानी मानी जाती है, शायद 5वीं सदी के आसपास। 5वीं सदी, काफी पहले। हाँ, इनका केंद्र अमरकंटक क्षेत्र के पास था। हमें कुछ ताम्रपत्र मिले हैं, मलगा और बमनी ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबे की प्लेटों पर लिखे लेख। बिल्कुल।
सरकारी दस्तावेज या भूमि अनुदान पत्र होते थे ये। इनसे हमें जयबल, वत्सबल और भारतबल जैसे शासकों के नाम पता चलते हैं। वत्सबल ने तो महाराजा की उपाधि भी ली थी। अच्छा। ये ताम्रपत्र उस समय के बारे में काफी कुछ बताते होंगे। हाँ, प्रशासन, समाज, उसकी एक झलक मिलती है। और कांकेर शाखा, वो तो काफी बाद की लगती है समय के हिसाब से। जी, कांकेर शाखा का समय काफी बाद का है, लगभग 13वीं-14वीं सदी। ये आज के छत्तीसगढ़ में जो कांकेर इलाका है वहां थी। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। हाँ, इसके बारे में हमें तहंकापार ताम्रपत्र और कांकेर से मिले कुछ अभिलेखों से पता चलता है। सिंहराज इसके संस्थापक माने जाते हैं। और दूसरे शासक? व्याघ्रराज, बोबदेव, कृष्णराज जैसे नाम मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये शायद जो कलिंग वाले सोमवंशी थे उनके अधीन रहे होंगे, सामंत शासक। अच्छा, तो ये मुख्य शाखा के सामंत हो सकते हैं। इसकी संभावना ज्यादा है। तो इन सभी शाखाओं को अगर हम मिलाकर देखें तो सोमवंश का कुल मिलाकर क्या महत्व समझ आता है? देखिए, पहली बात तो ये कि पांडव वंश से रिश्ता जोड़ना, ये उन्हें जबरदस्त राजनीतिक वैधता देता था। हाँ, वो तो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। फिर उस समय की जो दूसरी बड़ी शक्तियां थीं, जैसे कलचुरी और बाद में दक्षिण से चोल, उनसे इनके संघर्ष हुए। ये उस समय के शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता को दिखाते हैं। सही है, ये संघर्ष बताते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे उस इलाके में। जी। और सांस्कृतिक तौर पर अगर देखें तो उनकी सबसे बड़ी देन क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मंदिर निर्माण। अच्छा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोमवंशी शक्ति, उनकी कला, उनकी वास्तुकला के प्रतीक हैं और ये आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है।